Ode to a Nightingale by John Keats. Explanation of first and second stanzas. पोएम को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम पोएट के बारे में थोड़ा जान लें। जॉन कीट्स, जिनका जन्म 1795 और जिनका देहांत 1821 में हुआ, रोमांटिक एज के पोएट थे। रोमांटिक एज के पोएट्स बेसिकली नेचर के बारे में बहुत लिखते थे एंड उनका जो ट्रेनिंग थी वो सर्जन बनने के लिए हुई, लेकिन वो बने पोएट। वो अपनी 6 ग्रेट ओड्स के लिए एंड्यूमियन, हाइपेरियन, ला बेले डेम सांस मर्सी जो पोएम्स हैं उनके लिए जाने जाते हैं। आज की हमारी जो पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, वो उन्होंने 1819 में लिखी थी। ये कीट्स की सबसे लंबी ओड है। इसमें 8 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 10 लाइन्स हैं, यानी 80 लाइन की पोएम है और ये लॉन्गेस्ट है। तो चलिए इसके फर्स्ट 2 स्टैंजाज को हम समझने की कोशिश करते हैं। We will begin by reading the first 4 lines of the very first stanza of the poem. My heart aches and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed and leafy words had sunk. यहाँ पर उसका मतलब है कि उसके दिल में उसे एक दर्द फील होता है और एक बहुत ही थकावट और नंब होना, यानी सुन्न हो जाने वाला पेन उसके सेंसेस में, उसकी समझ को घेरे हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो उसने हेमलॉक एक प्लांट होता है जो कि बहुत ही जहरीला होता है। तो पोएट को लगता है कि जैसे कि उसने हेमलॉक प्लांट को पी लिया हो या उसका रस पी लिया हो, या फिर पोएट कहता है कि उसे लगता है कि मानो उसने ओपिएट एक ड्रग होता है जो कि ओपियम प्लांट जो होता है उससे बनाया जाता है। उसने अभी अभी ओपिएट लिया हो, बहुत ही नशे में उसे फील होता है एंड वो उसने लीदी रिवर जो है उसमें डूब गया हो। वो लीदी रिवर ग्रीक माइथोलॉजी में एक रिवर बताई जाती है जिसके अंदर जाकर, जो कि अंडरवर्ल्ड में है, अंडरवर्ल्ड जहाँ पे सारे मरे हुए लोग जाते हैं और जिसमें डूबकर सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं उनसे हमको पोएट का मूड समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा एक पेन फील कर रहा है और अपने आप को बहुत नशे में, बहुत टायर्ड फील कर रहा है और उसको वो कंपेयर करता है जैसे कि उसने हेमलॉक प्लांट पी लिया हो, उसका रस पी लिया हो, ओपिएट की कोई ड्रग ले ली हो, या फिर उसने लीदी जो रिवर है उसमें खुद को डुबो लिया हो। अब हमें धीरे धीरे आगे पता चलेगा कि पोएट का मूड ऐसा क्यों है और पोएम में इसका क्या मीनिंग और सिग्निफिकेंस है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. It is not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou light-winged dryad of the trees, in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full-throated ease. अगर हम देखें तो ये लाइन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। पोएट यानी जॉन कीट्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे जलन रखता हूँ और तुम्हारी खुशी से जलन रखता हूँ। यहाँ पर दाई जो वर्ड यूज़ हुआ है, ओल्ड फॉर्म है योर का। दाई मीन्स योर, दाइन मीन्स योर्स एंड दाउ मीन्स यू। और ये यू कौन है? वो है नाइटिंगेल। इसीलिए ये ओड है। ओड की खासियत होती है, ओड एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसके अंदर जो पोएट है वो किसी को एड्रेस करता है। इसीलिए आप सुनते हैं कि ओड टू नाइटिंगेल, जैसे कि ये पोएम, ओड टू अ स्काईलार्क, ओड टू मेलनकोली, ओड टू साइकी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो जो ओड्स होती हैं वो किसी न किसी को एड्रेस की जाती हैं। तो हमें ये मानकर चलना है कि जो पोएट है वो नाइटिंगेल को एड्रेस कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। चलिए अब वापस आते हैं अपने मीनिंग्स पर। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में पोएट कहता है कि तुम्हारे खुश होने से मैं जलन में ये सब नहीं है कि मैं बहुत पेन में हूँ और मुझे बहुत ड्राउजी फील हो रहा है, जैसा कि हमने पिछली लाइन्स में पढ़ा। वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी हैप्पीनेस को, तुम्हारी खुशी को देखकर इतना खुश हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि तुम, जो कि लाइट विंग्ड ड्रायड ऑफ द ट्रीज, यहाँ पर पोएट नाइटिंगेल को एक नई उपाधि देता है जो कि है एक ड्रायड की। ड्रायड मतलब ट्री पर रहने वाली एक मिथिकल स्पिरिट। वो नाइटिंगेल को उससे कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि एक हल्के फुल्के पंखों वाली तुम एक मिथिकल स्पिरिट हो जो कि ट्रीज पर रहती है।
और तुम एक बहुत ही सुंदर गाना गा रही हो, बहुत ही घने घने जो ग्रीनरी है वहाँ पे बहुत सारी शैडोज़ जो बिखरी हुई हैं, पूरे जो सीनरी है उसमें वहाँ पर। यहाँ पर बीच एंड ग्रीन यानी बेसिकली इसका मतलब है, अगर हम लिटरली लें, कि जो बीच ट्री की जो बार्क्स होती हैं उससे बने हुए ट्रीज़। लेकिन यहाँ पे ट्रीज़ इन जनरल की भी बात है कि जो बहुत ही हरा भरा एक पूरा एनवायरनमेंट है, उसके बीच में बैठकर नाइटिंगेल जो गाना गा रही है, पोएट उसको ऑब्जर्व कर रहा है। और शैडोज़ जो हैं वो नंबरलेस हैं, कई सारी हैं, यानी कि जो ट्रीज़ हैं उनकी आपस में एक दूसरे पर शैडोज़, जो ग्रीनरी है उसकी शैडो छाया पड़ रही है। एंड लास्ट लाइन में सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज़, यानी तुम किसके बारे में गा रही हो? नाइटिंगेल गा रही थी, इसके बारे में गा रही है, समर के बारे में, गर्मी के बारे में। फुल थ्रोटेड ईज़, पूरे अपनी जो उसकी मधुरता है उसके साथ बिल्कुल ईजीली, एफर्टलेसली वो गाए चली जा रही है। तो ये था ओड टू नाइटिंगेल का फर्स्ट स्टैंजा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड स्टैंजा को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी फ़र्स्ट 4 to 5 लाइंस लेकर। इसको समझना शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू मेक क्लियर दैट जब आप पढ़ते हैं ये पोएम, तो आपको लग सकता है कि बहुत ही अनकनेक्टेड बातें हैं, और अभी तो नमनेस और पेन और नाइटिंगेल की बात हो रही थी। अचानक से जब सेकंड स्टैंजा हम पढ़ना शुरू करेंगे तो टॉपिक चेंज होगा, तो आपको लग सकता है कि ये क्या हुआ और आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे बात आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि पूरा आइडिया वीव होकर आपके सामने तैयार होगा। सो लेट्स गेट इनटू दिस। ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज that hath been cooled a long age in the deep delved earth, tasting of flora and the country green, dance and Provençal song एंड सनबर्न्ड mirth। अब यहाँ पर जो पोइट की टोन है वो एक विश वाली टोन जो होती है ना, कि काश ऐसा होता, उसमें चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि काश मेरे पास विंटेज मतलब वाइन, उसका एक लंबा सा घूंट होता है, एक बड़ा घूंट मैं उस वाइन का मैं पी पाता, जो कि एक बहुत लंबे टाइम तक अर्थ की अंदर जिसे कूल किया गया हो, जिसका स्वाद हो वो फ्लावर्स जैसा हो, और जो कि गाँव में जो हरियाली होती है उसका जैसा स्वाद हो उस वाइन का। और साथ ही पोएट चाहता है कि उस वाइन का स्वाद डांस जैसा हो, जैसा फोक डांसेस होते हैं ना। एंड प्रोवेंसाल सॉन्ग, यानी प्रोवेंस एक जगह है फ्रांस में जो कि बहुत ही सुंदर है, वहाँ का कोई सॉन्ग हो, उस जैसा स्वाद हो उस वाइन का। और साथ ही जैसा एक सनबर्न्ड मर्द, जो धूप में जो फैली हुई खुशी होती है, वैसी वो वाइन टेस्ट करे। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहा है कि उसे एक वाइन पीनी है जो कि अर्थ में बहुत दिनों तक छुपा के दबा के रखी गई हो, जिसका स्वाद फ्लावर्स जैसा हो और कंट्री ग्रीन गांव की हरियाली जैसा हो, डांसेस जो फोक डांसेस होते हैं उनके जैसा हो, प्रोवेंसाल सॉन्ग्स जैसा हो और खुशी जैसा हो। फिर नेक्स्ट लाइंस में पोएट कहते हैं कि ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, full of the true, the blushful hippocrene, with beaded bubbles winking at the brim, and purple stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim। अब जॉन कीट्स हमारे पोएट अपनी इच्छाओं को और आगे बताते हैं कि जैसे उन्हें वो वाइन मिल जाए, वैसे ही एक काश उन्हें एक बर्तन मिल जाए जिसमें वार्म साउथ की जो एसेंस है, साउथ एक जगह मतलब जो सदर्न लैंड्स हैं उसकी जो सुंदरता है वो भरी हो, और साथ ही साथ हिपोक्रीन, जो असली हिपोक्रीन है वो भी उस बर्तन में हो। नाउ हिपोक्रीन क्या है? हिपोक्रीन एक ग्रीक माइथोलॉजिकल रेफरेंस है। ये माउंट हेलिकॉन जो एक माउंटेन है ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार, वहाँ पर बहने वाली एक स्प्रिंग है, समझ लीजिए थोड़ी सी स्ट्रीम या नदी सी है। तो अगर वो ऐसे दिव्य माउंटेन से निकलने वाली एक स्प्रिंग है, एक स्ट्रीम है, तो उसका पानी कितना दिव्य होगा। तो पोएट वही कहते हैं कि उन्हें वही पानी उस बर्तन में चाहिए जिसमें कि हिपोक्रीन की एसेंस हो। साथ ही हिपोक्रीन पोएटिक इंस्पिरेशन को भी कहा जाता है। पर जब वो ये बर्तन पी रहा हो तो बीडेड बबल्स हों, और जो कि ब्रिम पर कभी फूट रहे हों और एक संग लगे हों, तो ये बहुत ही सुंदर इमेजरी बनती है। और जब वो इसको पिए तब उनका माउथ पर्पल हो जाए, और वो उसी के साथ इस वर्ल्ड को बिना देखे
नाइटिंगेल के साथ फॉरेस्ट में चले जाए। तो ये फर्स्ट 2 स्टैंजास का मीनिंग था। एंड इन फर्स्ट 2 स्टैंजास से हमको पता चलता है कि पोएट का मूड क्या है, उसका आइडिया क्या है इस पोएम में बताने के लिए। तो पोएट जो है वो शुरू करता है बात कि उसे बहुत पेनफुल फील हो रहा है, ड्राउजी, सोया सोया सा, और उसे बहुत फॉरगेटफुल फील हो रहा है, और उसके लिए वो कंपैरिजंस करता है कई सारे। लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, नाइटिंगेल की जो मधुर आवाज़ है मैं उससे, और जो खुश आवाज़ है मैं उससे जेलस नहीं हूँ, मैं तो उसको खुश हूँ उसके साथ, और इसलिए मुझे ये सब फील हो रहा है। फिर वो ये क्लियर करते हैं कि असल में वो कहीं और जाना चाहते हैं इस दुनिया को छोड़कर, नाइटिंगेल के साथ। तो आई होप जो बेसिक आइडिया है फर्स्ट 2 स्टैंजास को पढ़ के आपको क्लियर हुआ होगा। एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको लगे कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।